बहुत सारे लोग आपको जीतू भैया के नाम से ही जानते हैं, पर आपका पूरा नाम जितेंद्र कुमार है। कि अभिषेक त्रिपाठी गुस्सा क्यों आता है? मुझे लगता है कि इंडियंस तो जनरली वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बहुत नेचुरली आता है। पंचायत का जो ओपनिंग सीन है, जो बस से आप ट्रैवल कर रहा है आपका कैरेक्टर, और वो जा रहा है तो ताला लगा हुआ है और वो सचिव आता है, उसका सचिव का जो असिस्टेंट वो आता है। वो कई बार बोलते थे कि यार मतलब ऑफ कोर्स वो रियलिज्म समझ में आ रहा है हमें, पर कैमरा पे या स्क्रीन पे कुछ ट्रांसलेट हुआ नहीं। बहसबाजी होती थी, हम लोग करते थे लड़ाइयाँ। अनयूजुअल कैरेक्टर की कड़ी में ही मिर्ज़ापुर, फिर एक साल के अंदर हमारी फिल्म आई। सिनेमा कहाँ से आपकी लाइफ में है? और कजन्स लोग बात करते थे कि अरे शाहरुख की फिल्म है, अरे आमिर खान की फिल्म है, और तब भी ये बात हो रही थी कि नया लड़का आया है, और शाहरुख के बारे में इतने सालों बाद भी ये बात हो रही थी। आप आईआईटी जब गए थे तो एक्टर बनने का फैसला वहीं लिया आपने? तो जॉब चाहता था और उन इक्के दुक्के लोगों में सिर्फ मैं ही था जिसकी जॉब नहीं लगी थी। तो बाय द टाइम जब वो जॉब नहीं लगी, कॉलेज के 4th ईयर में फाइनल सेमेस्टर में वो जब जॉब नहीं लगती है, तब चीज़ों ने मुझे सोचने में मजबूर किया, और तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। हल्का सा भी हिंदी फिल्मों की बुराई कर दे तो मैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट में फंस जाता था। मैं वो बबल बस्ट हुआ 3-4 महीने में। एक तस्वीर आपकी मैंने देखी थी जिसमें 2 सीन थे। एक सीन था दिल से का, जिसमें रघुवीर यादव है खड़े हैं और उनके आगे एक हताश आदमी बैठा है, उसका नाम है शाहरुख खान। फिर दूसरी तस्वीर देखी जिसमें रघुवीर यादव बूढ़े हो चुके हैं और खड़े हैं, और सामने एक हताश आदमी बैठा है जिसका नाम है जितेंद्र कुमार। अभी वो बहुत सेंस बनाती है वो तस्वीर। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रघुवीर जी ने बड़ी एक मुहर सी लगाई ऑथेंटिसिटी की, और जैसे आई ससुर वो बोलते हैं, जो उनका बोलने का तरीका, जब उनकी हंसी इतनी छूट जा रही थी हमें रोकना पड़ा, शूट रोकना पड़ा। जितेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सारे लोग आपको जीतू भैया के नाम से ही जानते हैं, पर आपका पूरा नाम जितेंद्र कुमार है। आपसे एक सवाल मेरे बहुत सारे इंट्रो आपके हो सकते हैं। पहला सवाल, बहुत सारे मेरे पास आपसे पूछने के लिए पहले सवाल है, लेकिन अब मेरा एक पहला सवाल ये है कि आप नॉर्मल लाइफ में सीरियस ज़्यादा रहते हो या हंसी मजाक के मूड में ज़्यादा रहते हो? नहीं, नॉर्मल लाइफ में तो मैं काफ़ी हंसी मजाक में मूड में रहता हूँ, बट आई थिंक जब काम चल रहा होता है तो थोड़ा सा सीरियस, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अपनी चीज़ें सोच रहा होता हूँ अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता हूँ, तो सीरियस नहीं होता हूँ, बट हाँ अपने जोन में अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ। अदरवाइज मैं काफ़ी हंसी मजाक वाले मूड में रहता हूँ। जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे हो सकती है, पर एक सवाल है जो मतलब मुझे लगता है आपसे किसी ने पूछा नहीं, जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक फ्रेंच फिल्म मेकर थे रॉबर्ट ब्रेसों, आपने उनका नाम सुना होगा। तो वो उनका ये मानना था कि एक्टर्स होते थे, उनकी कोई औकात नहीं होती है, बिसात नहीं होती है, वो एक डमी होता है, एक मॉडल होता है, और मोस्टली वो नॉन एक्टर्स को यूज़ करते थे। और वो वर्ल्ड सिनेमा के पितामह उनको बोला जाता है, सन की इंसान, जिनकी हमेशा प्रेस वालों से फाइट्स होती थी, और वो फ्रेंच मीडिया को कहते थे ये मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे, मूर्ख हैं सारे के सारे। पर वो जो कहना चाहते थे उसमें कुछ होता था स्लाइट। वो कहते थे कि जो नॉन एक्टर्स है, वो हम आमतौर पे ये बोलते हैं ना, अंदर से बाहर की तरफ एक्टिंग आनी चाहिए, इंटरनलाइज जो चीज़ है उसको बाहर निकालो। वो कहते थे नॉन एक्टर होता है बाहर से अंदर की तरफ जाता है, प्रैक्टिस के जरिए ये होता है, और एक समय के बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उसका सार और निचोड़ रह जाता है, और वो फिर पर्दे के सामने आता है। आपसे मेरे को ये पूछना है कि आपकी एक्टिंग का जो प्रकार है वो, मतलब मैं उसको क्या मानूं? जैसे उसका मिला जुला रूप भी हो सकता है, जैसे कि इंट्यूटिव एक शैली होती है, एक इंस्टिंक्टिव होती है, एक रिएक्शनरी होती है जो मोस्टली बॉलीवुड में यूज़ की जाती है, और एक मेथोडिकल होती है जो आर्ट ऑफ सिनेमा और इनको बोलते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, पर क्या आपकी एक्टिंग मोस्टली टिकी है वो एक इंस्टिंक्टिव और रिएक्शनरी का मेल है, या कुछ और है? आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हाँ, कभी ऐसे बैठ के डिकोड तो नहीं किया कि कैसे हो रहा है। स्टार्ट ऐसे हुआ कि हाँ मतलब जो कॉलेज में जो प्ले डायरेक्ट करते थे, जो डायरेक्टर्स होते थे वहाँ पे, उन लोगों ने पुश किया कि हाँ जो भी तू करता है बहुत वो सही कन्वे होता है टू द ऑडियंस। पहला तो ये था कि हाँ मतलब वो पहुँच जाता है ऑडियंस तक, वो इमोशन पहुँच जाता है, बट आई फील कि हाँ इट्स मोर अबाउट रिएक्शंस। कि ऑफ कोर्स तुम बहुत सारा रिहर्सल कर लेते हो, बहुत सारी रीडिंग कर लेते हो, जितना भी तुम्हें मेथड्स पता हैं, या जो भी तुमने विद टाइम अपने एक्सपीरियंस के साथ मेथड्स बनाए हैं वो तुम अप्लाई करते हो जस्ट बिफोर द शॉट। बट जैसे ही शॉट स्टार्ट होता है, इट्स मोर अबाउट रिएक्शन विद द, मतलब जो भी आसपास को एक्टर्स हैं, या जो भी को एक्टर्स नहीं है तो अगर कोई वस्तु है उस पर कुछ रिएक्ट करना है, तो इट्स मोर अबाउट रिएक्शन बेस्ड आई फील। अगर ये मैंने अभी डिकोड किया है, ऐसे मैंने कभी बैठ के सोचा नहीं कि मतलब क्या वर्क करता है या मेरी एक्टिंग का तरीका क्या है। ऑफ कोर्स मतलब जो मेन प्रोसेस है वो बहुत सारे सीन के बारे में डिस्कशंस हैं डायरेक्टर से, कि वो
किस तरीके से चाहते हैं, वो कौन सा इमोशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो इमोशन का मैं निकालने का ट्राई करता हूँ, उसके लिए खुद से रिहर्सल करता हूँ, ड्यूरिंग द टेक्स में रिहर्सल करता हूँ। नंबर ऑफ़ टेक्स होते हैं जब तक उस इमोशन तक पहुँच नहीं जाते हो, तो मोस्टली वो रहता है। बट एक बार जब कैमरा स्टार्ट हुआ या फिर तुम स्टेज पे गए या फिर लाइव चीज़ें शुरू हुई, तो इट्स मोर अबाउट एक्शन रिएक्शन। आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे 2 कैरेक्टर्स को अगर मैं ले लूँ, एक अभिषेक सचिव जी वाला और एक है वो जीतू भैया का जो आपके कोटा फैक्ट्री का कैरेक्टर है, काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर्स थे, तो या और भी कैरेक्टर जो मूवीज़ आपने किए हैं, तो क्या आपने कुछ एलिमेंट्स रियल पीपल से या अपने आसपास के लोगों से या अपने गांव के जो लोग रहे हैं या घर के फादर हैं उनके कुछ ट्रेड्स और एलिमेंट्स आपने लिए हैं? हाँ, कोई एग्जांपल के साथ कि भाई स्पेसिफिक सीन के लिए आपने कि यार वो मेरे फादर का ये बर्ताव रहता था तो मैंने वहाँ से वो। हाँ एग्जैक्टली जैसे सचिव के जो बहुत सारे ट्रेड्स हैं कि जिस तरह से वो इरिटेट होता है या जिस तरह से उसके रिएक्शंस हैं, तो वो मैंने मतलब अपने जो भाइयों को देखा है, क्योंकि वो ऑफिसेज जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं और वो मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो वहाँ पे उनके जो रिएक्शंस होते हैं या जिस तरह से वो फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे एक्सप्लेन करते हैं, मेरे पापा सिविल इंजीनियर है, मेरे भाई भी सिविल इंजीनियर है, तो जिस तरह से वो साइट के जब उनकी चीज़ें नहीं हो रही होती वेंडर्स के साथ या ठेकेदारों के साथ, जब वो चीज़ काम नहीं हो रहा होता है, तो वो किस तरीके से परेशान होते हैं या उनका इरिटेशन कैसा होता है, तो मोस्ट ऑफ द जेस्चर्स वहाँ से पिक किए हैं। अगर हम पिक्चर्स, जब एक सीरीज़ है वो भी काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ हुई थी, तो उसमें मैंने कोडर का रोल प्ले किया था। मेरी कोडिंग बहुत ख़राब थी, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है पर मेरी कोडिंग उतनी अच्छी थी नहीं, तो और बट मुझे रोल प्ले करना था उसमें कोडर का। तो मेरा एक रूममेट उस टाइम पे कोडिंग बिजनेस में था, और तो उसको पता नहीं था, बट मैं उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल, अचानक से मैं उससे सवाल करने लगा रिगार्डिंग कोडिंग की, क्या होता है, कैसे तुम मैनेज करते हो, कहाँ बैठते हो, तेरा ऑफिस कैसा होता है, तेरा कैबिन कैसे होता है, तो तेरा पूरे दिन का दिनचर्या क्या रहता है। तो उसको भी लगता था कि अचानक से, मतलब मैं 2 साल से इसका रूममेट हूँ और इसने 2 साल से कभी मेरे बारे में या मेरे काम के बारे में कभी पूछा नहीं, अचानक से ये कैसे लास्ट महीने से बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। तो हाँ, वहाँ से मैंने बहुत सारे उसके ट्रेट्स, और वो मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े मैच कर रहे थे उस जो कैरेक्टर हम सोच रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पिक की। और इनफैक्ट बहुत सारे सजेशन भी हम लोग वो गए राइटिंग में कि उसका नाम ऐसा हो सकता है या वो इस तरह की चीज़ें मैंने देखा है। तो मैं अपने राइटर डायरेक्टर्स को ऐसा सजेस्ट करता था कि हाँ, मैंने बहुत सारे कोडर्स देखे हैं, उनके ये ट्रेट्स होते हैं, तो ये अपन डाल सकते हैं स्क्रिप्ट में, या उस तरीके से कैरेक्टर बना सकते हैं स्क्रिप्ट में ही, तो वो वैसे ही अपीयर करेगा। तो हाँ, ऐसी चीज़ें पिक की है मैंने रियल लाइफ कैरेक्टर से या रियल लाइफ दोस्तों से या अपने घरों से। आपके ज़्यादातर कैरेक्टर्स में जो ज़्यादातर जो कहते हैं ना कि प्रेवलेंट इमोशन है जो बहुत लोगों ने पसंद किया, वो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेट होता है तो वो आदमी है ना, उसका उस समय वजह से रिएक्ट करता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है देखते हुए। और उसको जो एक गुस्सा आता है, तो जैसे एक थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, एक अभिषेक त्रिपाठी को गुस्सा क्यों आता है, तो वो था। तो ये गुस्से वाला ट्रेट कहाँ से आया, फादर से आया है या आसपास से आया, बाकी आपकी पर्सनैलिटी में भी रहा होगा, चीज़ों को लेकर रहा होगा, वो कहाँ से आया है? मुझे लगता है कि इंडियंस तो जनरली वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बहुत नेचुरली आता है, और उसके बहुत सारी वजह हैं हम इंडियंस में क्यों वो फ्रस्ट्रेशन आता है या क्यों वो इरिटेशन जल्दी आता है। बट जब हम शुभ मंगल ज़्यादा सावधान कर रहे थे, तो उसमें भी एक ऐसा सीन था जिसमें मैं इरिटेट होता हूँ या फ्रस्ट्रेट होकर अपने माँ बाप के सामने कन्फ्रंट करता हूँ। तो वो एक सीन था जिसमें, तो ऑफ कोर्स ऐसे इरिटेशन में पिक्चर्स में भी फ्रस्ट्रेशन वाले सीन कर चुका था। तो मैंने सजेस्ट किया, अपने डायरेक्टर से सजेशन लिए, वो जब डिस्कशन हो रहे थे, तो मैंने बोला कि इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, मतलब इसको थोड़ा उतना इरिटेट नहीं करते हैं या उसको उतना फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते हैं जितना। तो बोला कि नहीं, ये उतना ही जैसे तुमने वहाँ पे किया है उसी तरीका रखना है। उन्होंने बोला कि हाँ, पता नहीं कुछ है कि कोई अगर फ्रस्ट्रेट होता है तो लोग उस माहौल में चले जाते हैं, अगर उनके सामने कोई फ्रस्ट्रेट होता है तो बाकी लोग भी थोड़े सीरियस हो जाते हैं, बट जब तुम फ्रस्ट्रेट होते हो या तुम इरिटेट होते हो तो हंसी आती है तो वो वर्क करता है कि, और मैं कॉमेडी फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो और इस सीन को मैंने ऐसे ही प्लान किया है कि जब ये कैरेक्टर गुस्सा होगा तो लोगों को हंसी आए, रादर वो बहुत सीरियस हो जाए, तो वैसा ही करना है। और तो मेरा सजेशन गया था कि इसको कुछ और इंटेंस कर सकते हैं क्या, या ज़्यादा सीरियस जोन में लेके जा सकते हैं क्या इस गुस्से को। बोला कि नहीं, इस गुस्से पे सीरियस नहीं करना है मुझे किसी को भी, इस गुस्से पे हंसी आनी चाहिए। तो उनका ही कहना है कि जब तू गुस्सा होता है तो नेचुरली एक हंसी आ जाती है ऑडियंस को तो अब ये पता नहीं ये कैसे होता है। पंचायत का जो ओपनिंग सीन है, जो बस से आप ट्रैवल कर रहा है आपका कैरेक्टर, और वो जा रहा है तो ताला लगा हुआ है, और वो सचिव आता है, उसका सचिव का जो असिस्टेंट वो आता है,
तो वो आपको अभिषेक अभिषेक कहता है। तो जो आपका बहुत इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ कहता है अभिषेक है, अभिषेक नहीं है, गुस्सा करके जो आप बोलते हो, बहुत अमेजिंग रहता है। फिर ये तो वो एक तो ओपनिंग सीन भी बहुत मज़ेदार है जिसके अंदर रघुवीर यादव का कैरेक्टर है, वो लोटा लेकर आता है और वो पूरी राउंड लगा कर आपको दिखाता है। मतलब मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में बहुत शानदार और जेन्युइन सीन में से एक वो रहा है, जो एक रियल विलेज को, क्योंकि शिकायत रही है कि विलेज प्रियदर्शन का विलेज बन के रह गया इंडियन सिनेमा में ना, कि भाई फिक्शनल लगता है। लेकिन इसकी खास बात एक ये थी कि भाई एक्टिंग का मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि विश्वपति सरकार जब आपको लेके शूट करते थे, वीडियोस बनाते थे, तो इनिशियल वीडियोस जब आपके बना रहे थे तो शायद उस दौरान की घटना रही होगी कि वो आपको कहते होंगे कि यार कुछ कर कैमरे के आगे, और आप कहते थे कि यार क्या करूं, और दूसरा ज़्यादा हो गया तो। अभी भी क्या ये आपको डर सताता कि ज़्यादा हो गया तो, और उसके लिए क्या करते हो आप? हाँ, मतलब काफ़ी टाइम तक ये फियर रहा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, या फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मतलब कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। मतलब वो इमोशन पकड़ के वो ट्रांसलेट तो होना ही पड़ेगा, वो स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। बट ये बहुत धीरे धीरे आया। कई बार फिर वो समझ में भी आता है, जब कई बार तुम होती थी हमेशा से, लाइक हम जो पिक्चर शूट कर रहे थे तो वहाँ पे बिस्सो हमेशा से होते थे, तो वो कई बार बोलते थे कि यार मतलब ऑफ कोर्स वो रियलिज्म समझ में आ रहा है हमें, पर कैमरा पे या स्क्रीन पे कुछ ट्रांसलेट हुआ नहीं, खाली रह गया। मतलब कोई एक्सप्रेशन या कुछ वो एक्सप्रेसिव जो हमें इमोशन निकालना था वो आया नहीं तेरे रियलिज्म के चक्कर में। तो ऐसे सरकाज़म में वो बोलते थे, तो फिर बहसबाजी होती थी, हम लोग करते थे लड़ाइयाँ कि नहीं 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 ये सही लग रहा है, वरना बहुत लाउड हो जाएगा, वरना वैसे हो जाएगा। फिर हाँ, जब बाद में कुछ चीज़ों पे मिडवे अग्री करते थे, कुछ चीज़ें मैं अपने तरीके से रखता था, कुछ चीज़ें वो अपने तरीके से एज एन एक्टर मुझे पुश करवा के कराते थे, तो दिखता था डिफरेंस भी। कई बार लगता था कि हाँ यार वो लोग सही बोल रहे थे, एक्चुअली ये फ्रेम खाली रह गया, इसमें कुछ कुछ हलचल हुई नहीं। मतलब जो इमोशंस आने चाहिए थे आ सकते थे, बेटर आ सकते थे। ये थोड़ा सा अच्छी लाइन थी या अच्छा इमोशन था जो थोड़ा सा निकल गई, तो वो फील हुआ। फिर धीरे धीरे वो समझ में आया कि नहीं, एक इमोशन राइटर या डायरेक्टर सोच के रखते हैं, वो आना ही चाहिए, और उसमें कम ज़्यादा नहीं होता। मतलब वो एक फिल्म की रिदम होती है, फिल्म का फ्लो होता है, वो डायरेक्टर के दिमाग में ही होता है, वो तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा एज एन एक्टर। वो तुम बहुत अपना नहीं चला सकते कि यार मेरी रिदम तो ये है, या मैं तो इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। इन दी एंड तुम डायरेक्टर को उनका जो सीन है या उनकी जो लाइंस हैं राइटर की, वो डिलीवर करना है और ऑडियंस तक पहुँचाना है जैसे डायरेक्टर ने सोचा है। तो जैसे वो बोल रहे हैं वो प्रोसेस फॉलो, वो रिदम पे आना ही पड़ेगा एज एन एक्टर। दैट्स हाउ, और इसी से ही तुम्हारा कैरेक्टर पिछले से डिफरेंट बनेगा। जब अलग अलग डायरेक्टर्स की सोच की रिदम पे तुम जाना जाओगे तो वही थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, अदरवाइज तो सब सेम हो जाएगा। तो आप रेगुलरली कुछ करते हो इम्प्रूव करने के लिए कि यार मेरे को अब इतना मैंने कर लिया, मेरे को अगले रोल्स के लिए कुछ और अपने अंदर से और अपने को मांझना पड़ेगा, या कुछ एक्सरसाइज करते हो, या सोचते ज़्यादा हो, या कैसे? आई थिंक खाली बैठे बैठे सोचना बहुत होता है, पर मुझे लगता है कि जब तक वो कैरेक्टर, जब तक ऑफरिंग नहीं होती, मतलब जब तक कोई नई कहानी या नया कैरेक्टर तुम्हारे पास नहीं आता, तब तक बहुत कर नहीं सकते, सिवाय बेसिक चीज़ों के। आप अपना वॉइस पे थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, या थोड़ी बहुत मतलब मुझे लगता है कि सब यहाँ से होता है, मतलब सब दिमाग से होता है। तो जितना तुम मेंटल पीस अपना मेंटेन करोगे, या उसके लिए जितना मेडिटेशन या योगा करोगे, तो तुम फिजिकली और मेंटली सही रहोगे, तो वो तुम्हें हेल्प करेगा ज़्यादा। एंड ऑफ कोर्स मतलब जितना ज़्यादा है तुम अपने तरीके ढूंढते हो कि तुम अपने ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे बढ़ाओगे, तुम वो रिएक्शंस कैसे ढूंढोगे, तो उन चीज़ों पे जनरली तुम थोड़ा बहुत काम करते हो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं ऐसे, जब तक वो स्क्रिप्ट नहीं आई है, जब तक कैरेक्टर नहीं आए, तो मैं रेगुलर बेसिस पे कोई रियाज करता हूँ, वैसा नहीं है। बट हाँ, बेसिक चीज़ें करता हूँ, लाइक मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, वो चलता है जी। आपके करियर ट्रेजेक्ट्री या जैसे रोल्स आपने चुने, उनमें एक बड़ा मेजर टर्न आपकी आने वाली फिल्म के साथ है, भागवत चैप्टर 1 राक्षस इसका नाम है। ZEE5 पे आ रही है 17 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। तो इसमें सीमिंगली ग्रे कैरेक्टर है, मतलब अभी दिख ऐसा रहा कि ग्रे हो सकता है, वो ग्रे हो सकता है ग्रे ना हो, दोनों चीज़ें उसमें है। वैसे दिखाया ऐसा जा रहा है कि शायद वो एक ग्रे कैरेक्टर है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है जो अभी तक मैंने देख पाया हूँ मैं, कि उसमें बेसिकली उसका प्लॉट ये है कि अरशद वारसी का कैरेक्टर है, वो इंस्पेक्टर, उसका नाम विश्वास भागवत है, और वो रॉबर्ट्सगंज में पोस्टेड है। और वहाँ पे एक लड़की है, वो किडनैप हो जाती है, गायब हो जाती है, और फिर जब उसकी खोज की जाती है तो कुछ ज़्यादा सिनिस्टर सा लगता है उसमें
तहें नज़र आती हैं, और वहाँ जिस पे शक जाता है वो आपका कैरेक्टर होता है, समीर उसका नाम आई गेस। तो समीर एक प्रोफेसर है साइंस का, और समीर एक ऐसा किरदार है जो थोड़ा अलहदा सा है, कि जैसे एक सीन है जिसमें वो डर रहा है कि थाने में कल से आपने मुझे बिठा रखा है, कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया है, वो कांप रहा है, डर रहा है, बड़ी हालत उसकी ख़राब है। तो ओवर एक्साइटेड और ओवर कॉन्फिडेंट वो इंस्पेक्टर जो है वो कहता है, पानी फेंकते हुए कहता है कि ले इसको निचोड़ के पी ले। तो उस समय जो उसका रंग गिरगिट की तरह बदलता है उस इंसान का ना, कि उस समय जो डर रहा होता है, जो नर्वस होता है, वो सारा कहीं फेंक देता है, और एक प्योर इविल इंसान जो होता है या दुस्साहसी सा इंसान होता है, उसमें वो तब्दील होके और वहाँ से थैंक यू बोल के निकल जाता है, जैसे उसको ना तो प्यास है ना भूख है। तो मतलब मैं इसी चेंज का इंतजार कर रहा था आपके कैरियर ट्रेजेक्टरी में, कि ये नहीं आया अभी तक। आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बाकायदा अच्छे से किया, और पूरी जिंदगी आप कर सकते हो, पूरी जिंदगी अप्रिशिएट हो सकते हो, पर ये आया। तो ये एक, तो इसके बारे में आप बताइए कि क्या गहराइयाँ हैं इस किरदार की, और चूज करने का कारण क्या था, और क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, जैसा दिख रहा वैसा है नहीं? सबसे पहले मैंने कहानी सुनी और मुझे ऐसा बोला गया था कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी है, ये सारे कैरेक्टर कहीं ना कहीं रियल लोगों से और मिलते जुलते हैं, वैसा करके कहानी नरेशन चालू हुआ था। तो जब नरेशन चालू हुआ तो जब उसकी सतहें खुल रही थी, जब लेयर्स खुल रही थी, तो मेरा बार बार, मतलब कम से कम मैंने 10 बार पूछा, ये सच में हुआ है, ये असली है, ये तो इतनी ज़्यादा कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं इस कहानी में, और वो दिल दहला देती हैं जब आप सुनते हो कि, मतलब कई बार आप विश्वास नहीं करते हो कि ये तो यार फिल्म ही होगा, ये तो इन्होंने बना के कुछ मॉडिफाई करके या कुछ अडेप्ट करके लिखा होगा। और उन्हीं पे फिर मेरा सवाल होता था, और वही चीज़ें रियल होती थी। बोले कि नहीं, जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ है वो रियल है, और बाकी जो अब तक सही लग रहा था वो रियल नहीं है, वो हमने कहीं से कुछ अडेप्ट किया है। तो उस तरीके से पूरा नरेशन रहा, जिसमें मेरे बहुत बार ये सवाल आया कि कि ये भी रियल है। बोला हाँ, ये भी रियल है। तो हर तरह से मुझे शॉक किया कहानी की लेयर्स ने, और मुझे ये लगा कि इन्होंने बहुत ही 2 कैरेक्टर्स को बहुत सही से, इनके मतलब हाव भाव चेंज करते हुए कहानी जाती है, और लोगों को मतलब जब देखेंगे तो मज़ा आएगा। एंड तो वो मेरे को बहुत एक्साइट किया। ऐसा लग सकता है कि हाँ, कि कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, वो मेरा रीज़न रहा होगा इस फिल्म का। वो नहीं है मेरा रीज़न, कि जिस तरह की ये फिल्म है और जिन लोगों के बारे में और जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही है, वो मेरे लिए, मुझे ज़्यादा एक्साइट किया इस फिल्म में आने के लिए। फिर बाद में ऑफकोर्स जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर मुझे जो कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ उसकी लेयर्स, फिर मुझे थोड़ा सा वो लगा कि अरे यार, ये मैं कैसे करूँगा, या ये अभी तक किया नहीं है, ये अभी तक मैं पहली बार करने जाऊँगा, तो ये इसको लोग कैसे लेंगे। तो फिर वो थोड़े बहुत वो थॉट्स आए, एंड फिर ऑफकोर्स मैंने एक वीक या 10 दिन टाइप लिया, और फिर मैंने खुद को मनाया कि नहीं, ये करते हैं, ये वाला एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफकोर्स चैलेंजिंग होगा ये रोल, और ये सारी एलिमेंट्स मुझे डालने में मज़ा आएगा इस कैरेक्टर में। तो वहाँ पे फिर मैंने कॉल करके उनको बोला कि ये करते हैं। बट कहानी ऑफकोर्स टैग एक लगता है, जॉनर का टैग लगता है, क्राइम थ्रिलर है, बट कहानी बहुत कुछ बात करती है। कहानी ह्यूमन इमोशन की बात करती है, कहानी पावर डायनेमिक्स की बात करती है, कहानी की इंसान किस तरीके की पावर चाहता है अपनी लाइफ में, और किस तरह की पावर ट्रिप पे जा सकता है वो, उसके बारे में बात करती है। कहानी जस्टिस के बारे में बात करती है, कहानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। ऑफ कोर्स मतलब जॉनर इसका क्राइम थ्रिलर, हमारे पास ज़्यादा टर्मिनोलॉजी होती नहीं है जॉनर बताने के लिए, तो वो है। बट फिल्म इज़ बियॉन्ड, जो सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये सिर्फ रियल कहानी, फिल्म बहुत सारी चीज़ों पे बात करती है। मतलब एक तरीके से इसी सीन में अगर इसको डिस्क्राइब करना हो तो एक तरीके से बन राक्षस वाला एलिमेंट्स आता है उसमें कि जहाँ आप उस तरफ सामने खड़े हो, पहले आपको लगता होगा इस पंचायत में कि यार ये किस दिमाग का आदमी है, लेकिन यहाँ आप कुछ वैसे हो जाते हो। क्या जो ग्रे कैरेक्टर है या जो अनयूजुअल कैरेक्टर की कड़ी में ही मिर्ज़ापुर फिर है, या क्या बात करना चाहेंगे उस पर? या क्योंकि मतलब खबर तो है इसके बारे में कि आप कर रहे हो, आपके साथियों ने, को एक्टर्स ने तो कंफर्म किया है, आप बात करें तो अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। खबरें तो सर आपको पता ही है कैसी होती है। तो अभी ऑफिशियली तो मैं बात करनी जी। ये अरशद वारसी के साथ काम करना कैसा था इसमें? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब जब अरशद वारसी सर के बारे में मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी, हम लोग मुंबई आए थे, तो मैं जब भी कोई अगर छोटा सा भी, हम लोग स्केच करते थे, कॉमेडी स्केचेस होते थे, बट उस स्केच में कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा इमोशन डालते थे,
और वो इमोशन कहीं ना कहीं मुझे ही परफॉर्म करना होता था। तो छोटे से इमोशन को परफॉर्म करने के लिए मैं मतलब लाइक एक एक दिन पूरा सीरियस सा रहता था। तो बिस्सो मुझे बोलते थे कि अरे भाई इतना मतलब छोटा सा एक बिट है, मतलब इतना बाकी फन कर यार, मतलब बहुत फन रहे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था उस टाइम पे, उनको भी पता नहीं कैसे बात पता थी बट सुनने में आ जाता था। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि अरशद वारसी जो हैं वो किसी भी मतलब पूरे टाइम मजाक करते हुए घूमते हैं, और जैसे कोई इमोशनल मोमेंट उनको करना है सेट पे तो तुरंत बहुत स्मूथली वो इंटेंस हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं। तो इज़ लाइक कि ऐसी प्रैक्टिस कर, मतलब ऐसा लर्निंग कर। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे कैसे होता है यार कि तुम पूरे टाइम मजाक मस्ती कर रहे हो एंड लाइक कैमरा ऑन हुआ एंड यू स्विचिंग टू द इंटेंस, कि ये कैसे हो रहा है। तो काफ़ी अगर ये वाली प्रैक्टिस किसी ने कर ली तो बहुत आसान हो जाएगा उसका जीवन। तो मुझे लगा कि हाँ ये प्रैक्टिस करनी है, बट हालांकि वो इतना ईजी नहीं है। तो वो सुना था अरशद सर के बारे में, तो वो पहली बार चीज़ें मैंने होते हुए देखी कि वो कितने मजाकिया इंसान है, उनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी है, उनके वो हर चीज़ पे जोक बना देते हैं, कहीं ना कहीं से जोक ढूंढ लेते हैं। सेट्स पे कुछ भी बातें हो रही हुई तो एक जोक बना के, और सेट थोड़ा सा लाइवली हो जाता है। तो और जैसे फिर इसमें तो काफ़ी इंटेंस और काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स हैं उनके। तो जैसी और मुझे लग रहा था कि हाँ इनको इसके बाद इंटेंस परफॉर्म करना है और ये कैसे करेंगे, तो वो बहुत स्मूथली जाते थे। तो ये एक चीज़ मैंने जो सुनी थी उनके बारे में वो पूरा एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया एंड मज़ेदार एक्सपीरियंस था उनके साथ पूरा। आप डांस के बड़े शौकीन हैं, बहुत आपको देखा गया है डांस करते वाले गानों पे। तो आपके इन्हीं को स्टार का एक गाना बड़ा हिट हो रहा है गफूर इन दिनों, बात हुई इस बारे में, कुछ कॉम्प्लीमेंट किया आपने उनको? नहीं अभी मैं मिला नहीं हूँ, आई थिंक वो शूट में बिजी हैं। तो अभी हम लेकिन आपने सुना गाना कैसा हाँ लगा? हाँ गाना तो बहुत कमाल का है, गाना तो बहुत कैची सा गाना है। और वो मतलब इंस्टा रील बनाओगे तो किसी भी आपके वीडियोस में फिट होके बढ़िया लगेगा। वो तो काफ़ी ट्रेंडी सॉन्ग है, मज़ेदार सॉन्ग है। क्या आप हमको ले जा सकते हैं अपने बचपन में खैरतल में, जहाँ आप डांस करते थे? मैंने आपको देखा छैया छैया पे आप डांस कर रहे थे, फिर हवाओं ने ये कहा ऋतिक वाली फिल्म, उसमें आप डांस कर रहे थे, और कितनी ही फिल्मों में आप डांस करते रहते हो और एक सेकंड लगता है आपको खड़े होकर नाचने में। कैसे दिन थे वो? सिनेमा कहाँ से आपकी लाइफ में है और क्या सिनेमा उस दौरान देखा वहाँ के थिएटर्स में? हाँ आई थिंक सिनेमा मेमोरीज। खैरथल में आई थिंक जब मैं 7 साल का था तो खैरथल आया था। मेरे पापा सिविल इंजीनियर हैं, उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे मोस्टली दिल्ली या जयपुर। पहले वो आई थिंक ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर थे, जो टावर वावर बनते हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन जो। जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा खैरथल में जन्म। अच्छा। तो उनके फिर बाद में वो राजस्थान गवर्नमेंट में आ गए PWD में, फिर वो पूरे राजस्थान में ही उनके ट्रांसफ़र होते थे। तो स्टार्टिंग जो हुई जयपुर से हुई, तो 5-6 साल का जर्नी जयपुर रहा। फिर मैं खैरथल आया, सेकंड क्लास में था मैं, उससे 8वीं-9वीं कक्षा तक मेरी जो पढ़ाई रही वो खैरथल में रही। तो वो 7-8 साल का टाइम था जो बहुत पीक टाइम था लाइफ का, और वो खैरथल में गुजरा। डांस आई थिंक वो बचपन से ही था, मतलब वो आई थिंक दलेर मेहंदी के जो गाने आते थे तब वो जो पॉपुलर हो रहे थे उनके गानों पे मेरा भाई, मेरे कजन्स, और जो वहाँ से चालू होता था। एंड देन जब कहो ना प्यारे ऋतिक रोशन की आई, और उसके बाद जो एक पल का जीना, तो वो फिर मतलब दलेर मेहंदी गानों पे डांस किया होगा। फिर थोड़ा शर्मिलापन आ गया था लाइफ में। जब वो तुम 5-6 साल के हो जाते हो बच्चे, तो फिर वो उतना खुले हुए नहीं रहते कि उनसे तुरंत कि बेटे डांस करो, तो नहीं करते फिर डांस, तो बहुत शर्म लगती थी। बट फिर जैसे ही कहो ना प्यार आई तो वापस लगा कि हाँ यार ये तो कुछ अच्छे गाने आए हैं। और पूरा माहौल था लाइक स्कूल जाओ तो सिर्फ उन्हीं गानों की बात हो रही है, स्कूल जा रहे हैं तो लोग उन्हीं गानों पे डांस कर रहे हैं, या जो भी फंक्शंस होने वाले हैं स्कूल्स में तो उन्हीं गानों पे तैयारियां कर रहे हैं डांस की। तो मुझे लगा कि मुझे भी है करना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैंने ऋतिक रोशन के गानों पे कुछ डांस मैंने स्टेप सीखे और वो करते रहा। तो वो मैं करते रहता हूँ। तो उस टाइम पे तो वो अच्छे लगते थे, बट मैं अब जब करता हूँ तो लोगों के लिए वो लाफ राइट होता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग TVF डेज में भी ऐसा कुछ ओकेजन आता था, हम लोग थोड़ा ऐसा छोटा मोटा पार्टी कर रहे होते थे, तो हर कोई बोलता था अरे यार उस पर फिजाओं ने कहा, हवाओं ने कहा पे डांस कर, तो हंस हंस के पागल हो जाते थे वो लोग। तो ऐसा सीरियस डांस नहीं रहता वो एक कॉमेडी होती है वो। मूवीज कौन सी देखी आपने सबसे पहली मूवी कॉलेज में? आई थिंक हाँ, तो जयपुर में रहते थे बचपन, स्टार्ट जयपुर से हुई हैं चीज़ें। तो वहाँ के थिएटर्स बहुत फेमस थे, राज मंदिर हैं, गोलचा हैं, और वो सारे जो लक्ष्मी मंदिर, और आई थिंक 20-22 थिएटर हुआ करते थे जयपुर में। तो राज मंदिर जाया करते थे। राज मंदिर में आई थिंक पहली फिल्म क्षत्रिय करके एक फिल्म थी सनी देओल की। फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया की ये मेमोरीज हैं कि मिस्टर इंडिया 2 बार राज मंदिर में देखी है, हम आपके हैं कौन 3 बार राज मंदिर में देखी है। तो आई थिंक ये पहली फिल्में थी।
फिर आई थिंक जब खैरथल आए तब यहाँ पे अचानक से वैसा था कि हाँ, उससे पहले उस जयपुर में बहुत DD1 का कल्चर था, तो वहाँ पे रात में आई थिंक संडेज को फिल्म आती थी, तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना सर की बहुत ज़्यादा फिल्में आती थी उस टाइम पे, तो वो देखते थे। तब तक आइडिया नहीं था मतलब कि जो मॉडर्न फिल्म्स थी 90s की जो फिल्म थी तब तक वो एक्सप्लोर नहीं की थी। जब मैं खैरथल आया तो वहाँ पे कजन्स लोग बात करते थे कि अरे शाहरुख की फिल्म है, अरे आमिर खान की फिल्म है। तो पहली बार मैंने शाहरुख की फिल्म आई थिंक पहली देखी मैंने दीवाना ही थी, पर बहुत लेट देखी। दीवाना 91-92 में आई थी, मैंने 97-98 में पहली बार दीवाना देखी, और तब भी ये बात हो रही थी कि नया लड़का आया है, और शाहरुख के बारे में इतने सालों बाद भी ये बात हो रही थी हमारे शहरों में। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा, क्योंकि हमने तो सिर्फ धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन अभी तक इन सब की फिल्में देखी हैं, तो पहली बार फिल्म में फिर मुझे लगा कि हाँ ये कुछ अलग तरह की एक्टिंग हो रही है जो अब तक मैंने अमित जी की फिल्में देखी हैं, या वो ट्रेडिशनल एक्टिंग से कुछ ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। तो वैसा रहा। फिर तो ऑफ कोर्स जो भी फिल्म नई रिलीज होती थी आई थिंक टूवर्ड्स दी मतलब 2097 की बात है जब मैंने पहली बार शाहरुख की फिल्म देखी होगी। आई थिंक 2-3 साल बाद ही CDs और DVDs चालू हो गए थे 2001-2002 में। तो आई थिंक काफ़ी मॉडर्न घर था मेरा, मतलब क्योंकि भाई लोग सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो कंप्यूटर वगैरह जल्दी आ गए थे। तो मतलब ऐसा घर होता है ना जिसमें कंप्यूटर पहली बार, तो उस टाइम पे खैरथल में शायद 3 ही कंप्यूटर थे किन्हीं घरों में, तो हमारा घर उनमें से एक था थैंकफुली। तो CDs DVDs और ये सारी फिल्में हम लोग लेके आते थे और कंप्यूटर पे देखा करते थे, तब बहुत सारी फिल्में देखी। आप IIT जब गए थे तो एक्टर बनने का फैसला वहीं लिया आपने, या तब लगने लगा कि मुझे एक्टर बनना है, बन सकता हूँ मैं? नहीं ऐसा इतना इंटरेस्ट, इतना रुझान नहीं आया था। अच्छा। था कि हाँ भाई स्टेज प्लेस करते हैं, मज़ा आता है ये चीज़ करने में, बट मेरा था कि नहीं मेरी जॉब लगनी चाहिए और जॉब करेंगे। पहले जॉब से थोड़ा फाइनेंशियली मैं सेट हो जाऊँ, या थोड़ा बहुत कुछ हो, अकाउंट बैलेंस हो, तब मैं ये चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ, उस सिक्योरिटी के साथ मैं ये चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ, ये थॉट था कि, और ट्राई भी मतलब कि हाँ मतलब थिएटर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ढूंढते थे कि मतलब कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कॉलेज के बाद जॉब भी करते हैं और थिएटर भी करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को गूगल पे किया करता था, ढूंढता था कि ताकि मैं जैसे, क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, तो मैं उन लोगों से मिलूँ और उनके साथ स्टेज प्लेस करूँ। तो वो वाला थॉट प्रोसेस ज़्यादा था, क्योंकि मुझे लगता था कि उस टाइम पे 2 ही मीडियम थे, टीवी था और फिल्म्स थे, मतलब इन्हीं 2 में आप एक्टिंग कर सकते हो, या यही एक तरीका था एक्टर बनने का। और तीसरा तरीका था स्टेज, वो पॉसिबल लग रहा था मुझे कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है कि मैं जॉब भी करूं एंड वीकेंड्स पे थोड़ा रिहर्सल करके प्लेस करते रहें, ये थॉट था। बट हाँ वो भी बहुत ऐसा इमीडिएट नहीं था, मतलब मेरा था कि 2-3 साल पहले ठीक से जॉब कर लें और जो काम करने आए हैं वो था। बट आई थिंक बाय द टाइम जब वो जॉब नहीं लगी, कॉलेज के 4th ईयर में फाइनल सेमेस्टर में वो जब जॉब नहीं लगती है, तब चीज़ों ने मुझे सोचने में मजबूर किया, और तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। एंड तब बिस्सो डिसाइड कर चुके थे कि उनको जॉब वॉब नहीं लेनी है, उनको राइटर बनना है, और यूट्यूब पे कुछ स्केचेस हैं वो जाके लिखेंगे। और वो ये फैसला ले चुके थे, और उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया था कि वो ये करने वाले हैं। उन्होंने बोला तेरा मन है तो तू चल ले, देख ले। तो ये एक थॉट था, बट इस थॉट को मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया नहीं। मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफीट था कि मेरी जॉब नहीं लगी, जो जिस काम के लिए मैं आया था ऐसा होता नहीं है। IIT में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे 99% लोग स्टूडेंट्स की बढ़िया जॉब लगती है, और 1% इक्का दुक्का कोई लोग रह जाते हैं जिनकी नहीं लगती, जिनमें से आधे लोग चाहते नहीं है जॉब। तो मैं तो जॉब चाहता था, और उन इक्के दुक्के लोगों में सिर्फ मैं ही था जिसकी जॉब नहीं लगी थी। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटमेंट वाला मोमेंट था, ऐसा डिफीट वाला मोमेंट था जेन्युइनली, कि यार ये क्या हुआ, मतलब ये मैंने कितना मैंने लापरवाही कर दी कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैंने कितना बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी। बट मुझे लगता था कि बट जितने मेरे मार्क्स हैं उतने बाकी लोगों के भी मार्क्स हैं। मैं 6.5 पॉइंटर्स के अराउंड था, बट 6.5 पॉइंटर जो बाकी लोग हैं उनकी जॉब लगी है। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। तो मैं उस फेज से ज़्यादा गुजर रहा था रादर कि मैं ये कॉल लूँ कि मुझे एक्टर बनना है। तो वो इमीडिएटली नहीं आया, बट धीरे धीरे आया, एंड उसमें सबसे बड़ा हाथ आई थिंक यूट्यूब का है। आपके IIT को लेके एक बड़ी फिल्म, एक चीज़ कुख्यात और विख्यात है कि मतलब फिल्में बहुत होती हैं वहाँ पे, कई टेराबाइट फिल्में मिलती हैं और सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसका कुछ है। और दूसरा, उस दौरान कोई ऐसी फिल्म देखी है वो वर्ल्ड सिनेमा की, दुनिया की, जो हिल गए हो आपके, यार ये क्या देखा मैंने, कमाल चीज़, ऐसे तो कभी सिनेमा देखा ही नहीं? हाँ मतलब
बहुत सारी हिंदी फिल्में ही देखता था मैं, और पता नहीं मुझे ऐसा मुझे थोड़ा सा वो भी लगता था कि हाँ हमारी हिंदी फिल्में मतलब बहुत ग्रेट हैं, और मतलब वो था मेरे अंदर। कोई अगर हल्का सा भी हिंदी फिल्मों की बुराई कर दे तो मैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट में फंस जाता था, मैं करता था बातें, मैं लड़ाई झगड़े कर लेता था ठीक है, बहस हो जाती थी। और मैं काफ़ी थोड़ा बहुत पॉजिटिवली लेता नहीं था कि हॉलीवुड फिल्म्स हैं और वो बेटर हैं, उनकी कहानियाँ बेटर हैं, तो मैं उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता नहीं था। फिर कॉलेज में आई थिंक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में काफ़ी सारी फिल्में, फिर मैंने पहली बार वेस्टर्न फिल्म्स देखना चालू किया, और मुझे लगा कि हाँ थोड़ी अच्छी कहानियाँ तो हैं, थोड़ा बेटर तरीके से तो बताई जा रही हैं। एंड फिर विद टाइम यू रियलाइज़ कि नहीं, मतलब जोन ही डिफरेंट है, मतलब यहाँ की ऑडियंस और हम लोग कुछ और देखना चाहते हैं, हमारा एक तरीका अलग है फिल्में देखने का, कहानियाँ देखने का, हमें एक इमोशन कोशेंट ज़्यादा पसंद है, तो वो चीज़ें समझ में आई। बट डिफरेंट है ये पता चला कॉलेज में के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, जब मैंने पहली बार बहुत ज़्यादा वेस्टर्न फिल्म से घुसा। आई थिंक एक दिन था जिस दिन मैंने, हाँ आई थिंक मैं थोड़ा सा था कि हाँ मतलब आई थिंक वही वाला फेज़ होगा जब नौकरी वोकरी नहीं लग रही होगी, तो मैं थोड़ा सा सैड फेज़ में था, और मैंने था डिसाइड किया कि आज मैं पूरे दिन फिल्म देखूंगा। मैंने आई थिंक 3 बैक टू बैक फिल्में देखी जिसने थोड़ा सा काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। आई थिंक पहली फिल्म थी बाइसिकल थीफ, वो मैंने चलाई, जिसने काफ़ी मुझे लगा कि वो इस तरह की फिल्म भी हो सकती है। आई थिंक सेकंड फिल्म चलाई मैंने फाइट क्लब, और उसने फिर मेरा माइंड ब्लो किया कि ये कैसी फिल्म है और ये कैसे पॉसिबल है। एंड आई थिंक तीसरी फिल्म मैंने उस दिन देखी वॉज पान सिंह तोमर। तो आई थिंक तीनों ऐसी फिल्में थी जिन्होंने काफ़ी, और बहुत ही मज़ा आ गया, मेरा बहुत ही अच्छा दिन हो गया, मतलब मेरा मूड एकदम ही चेंज हो गया, और मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया कि हाँ ये वर्ल्ड तो अच्छा है, कहानियों का वर्ल्ड, फिल्मों का वर्ल्ड, और अगर मौका मिला तो ये चीज़ ट्राई करेंगे। और मतलब एक दिली इच्छा जाग गई, तो उस वो दिन ने मेरा थोड़ा सा चेंज किया। आई थिंक 2 फिल्में बिस्सो ने ही रिकमेंड करी थी कि ये देखना, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक दिन ही देख ली, तो वैसे हुआ। पंचायत, आपका पंचायत भवन जो है उसकी दीवार पे एक कोट लिखा है कि जब ठोकर लगती तो दर्द होता है, तभी मनुष्य सीख पाता है। तो कोई ठोकर जीवन में लगी और सीखने को मिला कुछ, सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी ठोकर? हाँ ठोकरें लगती रहती हैं, मतलब आई थिंक पहली ठोकर तो यही थी कि बहुत जब मुंबई आ रहे थे, हालांकि मतलब डिफ़िकल्ट पाथ लग रहा था मुझे, था कि कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे फिल्मों में जाऊंगा, बट दिमाग में ये था कि जाते ही फिल्म मिल जाएगी, मतलब ऐसा था पता नहीं कहाँ से ये थॉट था। और बिस्सो और हम लोग ही बात करते थे कि यूट्यूब पे स्केचेस बनाएंगे, एक साल के अंदर हमारी फिल्म आएगी, ऐसा ये एक एटीट्यूड था एक ऐसा कि हाँ 1 साल के अंदर हम फिल्म बनाएंगे। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मुंबई आया था मैं, और वो बहुत ही जल्दी ये वाला थॉट शैटर हुआ, और पता चला कि हाँ यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन दिस जो जर्नी। तुम्हें ऐसा नहीं है ना कि सारी चीज़ें 1 साल के अंदर ही करनी है, टाइम लगता है, और मतलब हर वो मतलब जैसे, और लंबे टाइम तक अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम्हें वो पेशेंस रखना पड़ेगा, और होंगी चीज़ें बट तुम्हें वक्त देना पड़ेगा। तो ये शुरू के 3-4 महीने में समझ में आया, जो कि हम कुछ और इमेजिन करके आए थे, अलग वर्ल्ड हमारे एक दिमाग में था, वो बबल बस्ट हुआ 3-4 महीने में। तो पहली ठोकर वहाँ लगी, एंड वहाँ पे बहुत अपने मन को मनाया, और था कि जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम लेके काम करना है। जीतू भैया जो आपका कैरेक्टर कोटा फैक्ट्री का, उसने कहा भी था कि सक्सेस फेलियर का आगे हमारा इंतज़ार कर रही होती है। एक तस्वीर आपकी मैंने देखी थी जिसमें 2 सीन थे। एक सीन था दिल से का जिसमें रघुवीर यादव है, खड़े हैं, और उनके आगे एक हताश आदमी बैठा है, उसका नाम है शाहरुख खान। फिर दूसरी तस्वीर देखी जिसमें रघुवीर यादव बूढ़े हो चुके हैं और खड़े हैं, और सामने एक हताश आदमी बैठा है जिसका नाम है जितेंद्र कुमार। तो उस तस्वीर से क्या भावनाएं जगती है कुछ कि यार पहुंचा मैं, आखिर मैं भी पहुंचा। और दूसरा मैं ये देखता हूँ कि शाहरुख खान की ज़िंदगी के मैप के बरक्स अपना मैप आप देखते हो तो बहुत खुश होते हो, वो भी वहाँ नज़र आता है कि यार वो आदमी भी देखो पहुंचा। और ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है कि रघुवीर जी खड़े हैं और सिमिलर सीन्स हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर लोकप्रियता है दोनों की। इवन दिल से की इतनी नहीं थी, क्रिटिकल अक्लेम ज़रूर था। इसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ तो दिल से अगर मुझसे वो किसी दिन नींद में उठा के बोला जाए कि अरे कौन सी फिल्म फेवरेट है, तो शायद मेरे मुंह से दिल से ही निकलेगा, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म।
वैसे बहुत सारी फिल्में पसंद है, बट जैसे कोई रिकमेंडेशन मांगे तो मैं थोड़ा सा हो जाता ना कि अरे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, बट दिल से ऐसी फिल्म है जो शायद तुरंत मैं रिकमेंड कर दूँ। और बहुत कम लोगों ने, मतलब अभी तो फिर भी देख ली लोगों ने, बट जिस टाइम पे आई थी और उसके 7-8 साल 10 साल तक वो फिल्में बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर करी नहीं थी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ। और तो वैसे वाला सीन है। तो ये जो एडिटर हैं हमारे पंचायत के, अमित कुलकर्णी, तो वो कमाल के एडिटर हैं। उन्होंने बहुत सारे शोज़ मेरे एडिट किए हैं और पंचायत इज़ वन ऑफ देम। तो उसको ये बात पता थी कि दिल से फेवरेट फिल्म है। तो जब वो एडिट कर रहा था तो वहाँ उसको एडिट करते करते वो इमेज दिखी और उसको वो कोइंसिडेंस लगा और उसने वो तुरंत वो कोलाज बना के मुझे भेजा कि अरे ये, और उसने बोला कि मैं ये, मतलब जब पंचायत रिलीज़ हो जाएगा तो मैं ये सोशल मीडिया पे ये वाला पोस्ट डालूंगा। मैंने कहा सही है। और तो क्योंकि दिल से उसको पता था कि मेरी फेवरेट फिल्म है, और तो वहाँ से वो इमेज आई। बट हाँ, ऐसा कंपैरिजन उस टाइम पे नहीं था क्योंकि नहीं पता था कि पंचायत लोगों को पसंद आएगा और उस लेवल पे पंचायत को लोग पसंद करेंगे या उस लेवल का सक्सेस मिलेगा पंचायत को, तो वो अंदाज़ा नहीं था। बट हाँ, अभी वो बहुत सेंस बनाती है वो तस्वीर कहीं ना कहीं। शाहरुख से जब पहली बार आप मिले या जब ऐसे मौके पे मिले कि खुल के बात हुई, तब आपने इजहार किया कि भाई ये देखिए मेरी ये याददाश्त है, मेमोरी है आपके दिल से की, और ये मेरी जर्नी है और मैं इसको ऐसे देखता हूँ? हाँ, उनसे एक्चुअली लाइव इंटरव्यू चल रहा था। हम लोग किसी प्रमोशनल इवेंट में बैठे हुए थे, उनका इंटरव्यू कर रहे थे। तब हाँ, मैंने बताया उनको कि दिल से मेरी फेवरेट है। तो उनका जवाब ये था कि यार इतनी सारी पिक्चरें करी मैंने सिर्फ दिल से ही मेरी फेवरेट है। फिर मैंने बोला नहीं सर, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो आपकी पसंद है, बट हाँ दिल से ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा कि ये बात उनको अच्छी लगेगी क्योंकि उस टाइम पे दिल से की लोकप्रियता उतनी नहीं हुई थी। तो मैंने बोला कि बट मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। तो ये बात करी मैंने उनसे, एंड अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने काफ़ी सारे उस टाइम पे बहुत सारी बातें करी अबाउट एक्टिंग। उन्होंने बहुत सारी बातें करी क्योंकि मैंने ऐसी मजाक में, मेरा सवाल था उनसे कि कॉमेडी एक्टिंग और मैं बहुत सारी कॉमेडी करता हूँ तो क्या मैं सीरियस कर पाऊँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब दिया था कि अरे लाइक मतलब ऑन अ सीरियस नोट, कॉमेडी को हमेशा से लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती नहीं है कॉमेडी को, या मतलब बड़े अवार्ड्स में भी अगर हम ऑस्कर की भी बात करें तो वहाँ पे भी कॉमेडी फिल्म्स को उतना, या कॉमेडी एक्टर्स को उतना तवज्जो नहीं मिलता है जितना बाकी सीरियस रोल्स को या सीरियस चीज़ों को नहीं मिलता। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि शाहरुख सर ने बोला कि मतलब जो कॉमेडी कर सकता है वो किसी भी तरह की एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट काम लोगों को हंसाना है और कॉमेडी करना है। सो ये वाला कॉन्वर्सेशन उनसे काफ़ी स्ट्रेच में हुआ था। उस दौरान बहुत सारे सेलेब्स के इंटरव्यू किया था आपने, आलिया का, काजोल वगैरह का। इनका, बड़े सेलेब्स का रिएक्शन ऑफ द कैमरा कैसा होता था? अच्छे से बात करते थे या लार्जली अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, या कुछ सेलेब्स के टेंट्रम भी आपको देखने को मिले कि भाई ये ऐसा भी पहलू होता है? क्योंकि हम एक इमेज लेके जाते हैं, प्यार करते हुए जाते हैं उनको, हाँ। फिर वो ऑफ द कैमरा जब सर्टेन बिहेवियर लगते हैं तो हाँ, मतलब बेसिकली टेंट्रम्स ऑफ कोर्स हम तक पहुँचते नहीं थे, कि जो अगर होते भी होंगे या नहीं भी होते होंगे तो वो तो कभी फेस करने को नहीं मिला। पर जितने भी इंटरेक्शंस हुए हैं वो उनकी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान हुए हैं। तो उनके पास उतना ही टाइम होता था जितना बाकियों की लाइनअप होता था उनका। तो वैसे वाला टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उतना वक्त मिला नहीं कि ऑफ कैमरा हम कुछ इंटरेक्ट कर पाए। उनका शॉट या सारी चीज़ें रेडी होती थी और तुरंत वो इंटरेक्शन होता था। बट जनरली सबके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। शुरू के टाइम पे जो प्रमोशनल वाली चीज़ें थी जो काजोल मैम के साथ हुई थी या शाहरुख सर के साथ हुई थी, तो उस टाइम पे यूट्यूब बहुत नया नया था। तो और ये डिजिटल मीडिया पे प्रमोशन एक नई चीज़ थी। तो वो उस तरह के उनके कई बार बेसिक सवाल आते थे कि मतलब ये कहाँ जाएगा, ये न्यूज़ चैनल पे जाएगा या टीवी पे जाएगा, तो ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं या स्केच शूट कर रहे हैं तो ये जाने वाला कहाँ है। तो वो उनके बेसिक सवाल होते थे। तो हम उनको एक्सप्लेन करते थे बड़े एक्साइटमेंट के साथ कि ये यूट्यूब है और यूट्यूब पे हम लोग स्केच बनाते हैं। तो वो वाला इंटरेक्शन होता था ऑफ कैमरा। उनका जनरली सवाल ये होता था कि ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं ये किस तरह के जोक्स हैं, ये मतलब दीज जोक्स विल वर्क और नो, और क्योंकि वो जोक्स थोड़े से अलग होते थे जो फिल्मों में जोक्स होते हैं, या तो वो सवाल उनके एक दो सवाल होते थे। उतना ही इंटरेक्शन होता था ऑनेस्टली। बाकी हम लोग जो भी है जो पूरा शूट करते थे एंड ऑफ कोर्स उनका फीडबैक लेते थे। एक सेलेब थे जिनके साथ आपकी मुलाकात हुई थी उस दौरान, जिनके बारे में बात शायद कभी आप नहीं कर पाए, इरफान के बारे में। एक फ़ोटो है जिसमें आप दोनों बैठे हो सोफ़ा पे बात कर रहे हो, क्या बात हुई आपकी उनसे? वो भी एक प्रमोशनल इवेंट था, मदारी फिल्म आई थी और वो प्रमोशन हो रहा था। तो
सडनली मुझे बुलाया गया कि अरे आप मतलब इंटरव्यू करना है, एक लाइव, हम फेसबुक लाइव जाने वाले हैं और वहाँ पे इरफान साहब आएंगे और आप इंटरव्यू करेंगे। तो मतलब कॉलेज में हम लोग उनकी एक फिल्म देख रहे थे, ये साली ज़िंदगी फिल्म आ रही थी, मेरे दोस्त और मैं बैठ के देख रहे थे, और कुछ तो एक सीन आया और हम लोग इतने हंसे और इतना अच्छा लगा हमें वो सीन। कोई तो एक सीन था, कोई तो एक मोमेंट था जो इतना अच्छा हम दोनों को फील हुआ, और हमने बोला यार इनके साथ ना लंबे टाइम में 1-1.5 घंटा बैठना है यार इनके साथ। तो ये कॉलेज में बोला हम दोनों दोस्तों ने कि यार मज़ा आ जाएगा इनके साथ 1 घंटे अगर बैठ के बात करने को मिल जाए इस आदमी के साथ। तो ये एक कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी और वो हुआ। लाइक 10 साल बाद मैं उनके सामने बैठा था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो थॉट आ रहा था कि ये कहीं पे हमने सोचा था एंड नाउ दिस इज़ हैपनिंग। और मैं पूरा लॉस था उस टाइम पे जब मैं उनसे बातें कर रहा था। और उनका एक फिल्म में लाइन थी जिसमें वो शायद इंडिया की आबादी बोलते हैं कि आई थिंक 30 करोड़ मतलब लोग ऐसा कुछ बोलते हैं। मैं बार बार 30 लाख बोल रहा था, तो मुझे उनका डायलॉग रिपीट करना था। मैं बार बार वो नंबर मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था, मतलब वो बार बार बोले तो नंबर गलत बोला है, 30 करोड़ 30 लाख नहीं 30 करोड़। और वापस जब मैं बोलने जाऊँ डायलॉग तो फिर वो नंबर मैं गलत बोलूँ। मैंने 3-4 बार हम लोगों ने किया, तीनों चारों बार मैंने वो नंबर गलत बोला एंड आई रियलाइज कि मैं कितना मेस्मराइज हूँ इनके थॉट्स में। तो बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था उनके साथ। एंड हाँ मतलब थैंकफुली मैं मिल पाया उनसे। रणवीर कपूर के साथ आप कमर्शियल शूट कर चुके हैं, एक आपकी बॉन्डिंग वगैरह खूब अच्छी उसमें पसंद की जा रही है। एक वॉल पे फोटो भी लगी हुई थी जिसमें आपके यंग डेज की फोटो है। मुझे एक बार तो ये लगा कि रियल फोटो है, रियल ही लग रही है। कैसे इंसान है वो, कैसे क्या रहा आपका बातचीत वगैरह मतलब? काफ़ी हम लोगों की काफ़ी बातचीत हुई और काफ़ी ऐसे इजी गोइंग और वैसे इंसान लगे मुझे वो। बहुत बातें हुई, फिल्मों के बारे में बहुत बातें हुई। मतलब पहला क्वेश्चन ही जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, इस ब्रेक ही हुआ, वो सिनेमा के बारे में हुआ। इज़ लाइक कि कौन कौन सी फिल्में देखते हो, वर्ल्ड सिनेमा में क्या एक्सप्लोर किया है, कौन सी फिल्में पसंद हैं। तो वो सारे डिस्कशन से चीज़ें स्टार्ट हुई। देन ऑफ कोर्स मतलब मैंने उनसे सवाल पूछे कि आप कैसे एक्टिंग अप्रोच करते हो, क्या आपका प्रोसेस रहता है। एंड वो बहुत इजी गोइंग थे। मतलब मुझे लगा कि हाँ मतलब क्योंकि जनरली हम अपनी बातें अपनी चीज़ें अपने तक रखते हैं या शेयर नहीं करते, वैसा कुछ नहीं लगा। और मतलब आई एम फाइन विद के अगर कोई मतलब सामने वाला अगर अपनी इंट्रोवर्ट है या अपने प्रोसेस या अपनी चीज़ें नहीं शेयर करना चाहता, मुझे वैसा लगा। बट उनके साथ वैसा नहीं था, उन्होंने सब कुछ शेयर किया और अपने बारे में काफ़ी बात बताया उन्होंने कि उनका क्या प्रोसेस रहता है। या मैंने बताया कि मेरे को बर्फ़ी बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने बर्फ़ी के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि क्या उनको लग रहा था बर्फ़ी करते वक्त और फिर उसका रिस्पॉन्स कितना अमेजिंग रहा। तो काफ़ी बातें हुई एंड आई फेल्ट कि हाँ इजी गोइंग इंसान है। आपकी सीरीज़ पंचायत है, उसका जब मैंने रिव्यू किया था तो मैंने लिखा था कि ये एक ऐसी सीरीज़ है कि इसके 100 सीज़न बन सकते हैं आराम से, और ये कभी भी बासी या उल्टी फ्रेश की उल्टी नहीं होगी कि भाई फ्रेश के उलट है। और दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे खाट पे सुस्ताती हुई सीरीज़ है ये, तो इसके फैंस भी ऐसे, जैसे मैं एक इसके फ़ैन को जानता हूँ जो एक जैसलमेर में टीचर है, महिपाल सिंह राठौड़ उनका नाम है, मेरे ब्लड ब्रदर लगता है। तो मतलब ये एक क्रेजीनेस है कि संसार का कोई चीज़ आ जाए उसको साइड में करके मेरे को देखने दो, बस छेड़ो मत, और वो लेटे लेटे आराम से देखते चले जाना है। तो मेरे को लगता है इस सीरीज़ की यूनिक बात यही है कि इतनी भीड़ है सीरीज़ की, इसके बीच में एक ऐसी सीरीज़ है जो रश में नहीं है। जबकि अभी दावा किया जाता है कि अटेंशन स्पैन कम हो गया लोगों का, लोग ऐसे फटाफट रील को ऊपर करते हैं, लेकिन वो सीरीज़ है अपवाद बन के खड़ी है वर्ल्ड सिनेमा के अंदर, दुनिया के देशों के अंदर। तो आप और आप लोगों की टीम ने कभी मंथन किया कि यार इसकी सक्सेस का राज क्या यही है कि जो ये तेज़ जिंदगी इसमें एक सुस्त सा एक पल्ले का आती है और रिफ्रेशिंग और ह्यूमर से भरा है, या क्या और कारण रहा होगा आपके हिसाब से इसके इतना सफल होने का? फीडबैक्स आए होंगे लोगों से, उन्होंने बोला होगा। स्टार्ट हुआ था मतलब ये जो स्लो वाली जो चीज़ है, ऐसा कभी सोचा नहीं था क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गाँव की दुनिया में ह्यूमर ढूंढेंगे, और ह्यूमर में जनरली एक अच्छी फास्ट पेसी एनर्जी होनी चाहिए उन कहानी में, जोक्स की टाइमिंग होनी चाहिए। जब ह्यूमर आप करने जाते हो तो उनकी टाइमिंग एक मैटर करती है और एक लेवल अप रिदम होता है एनर्जी का, तो वैसा रहता है जनरली। पर जब इसका जो फर्स्ट एपिसोड है उसने इसकी टोन सेट करी है, क्योंकि उसमें जब एक बंदा बाहर से तुम लेके आ रहे हो और अगर उसको स्लोली इस्टेब्लिश नहीं करोगे कि ये कैसे डिफरेंट है इस दुनिया से,
तब तक वो पड़ेगा नहीं, तो उसके लिए स्लो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी सिर्फ उसी एपिसोड में। बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो टोन हो सकती है पूरे शो की या पूरे सीजन की, कि इसको स्लो ही रखा जाए। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले सोचा गया था तो हाँ फटफट जोक्स होने चाहिए, सीन्स फनी होने चाहिए, ठीक है, वैसा ह्यूमर आना चाहिए और मतलब जोक होने चाहिए। मतलब वो फर्स्ट एपिसोड ने, जब फर्स्ट एपिसोड लिख के आया तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं इसका पेस ये है, और कहीं ना कहीं हम सब में ही वो एक्सेप्टेंस आई कि हाँ थोड़ा थोड़ा स्लो है बट ठीक लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और वो दुनिया दिख रही है। जब नरेशन टेबल पे बैठे थे चंदन और मिश्रा ने, दीपक कुमार मिश्रा जो डायरेक्टर, उन्होंने पहली बार जो नरेट किया, वहाँ की दुनिया नरेट करी, तो सबको लगा कि हाँ मतलब ऐसा पेट पकड़ के नहीं हंसे हम, पर हमको हमारे पूरे टाइम एक मुस्कान थी और हमें एक नई दुनिया दिख रही है जिसका पेस अलग है, और एक जो जिस तरह के शोज़ हम अभी तक करते आ रहे हैं उसमें एक फ्रेशनेस हम सबको लगी। 8-10 लोग थे हम बैठे हुए जिन्होंने नरेशन सुना, तो वो फील हुआ, वहाँ से वो टोन सेट हुई। और फिर वो जब लोगों को पसंद आ जाती है तो फिर वो टोन, वो टाइप बन जाता है कि ये वाला टोन तो, ये स्लो वाला जोन तो रखना ही पड़ेगा आपको सीजन्स में। तो फिर वो उसी हिसाब से फॉलो हुआ आई थिंक। एंड सीज़न 2 और ज़्यादा पसंद आया, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो मतलब विन है वो सीज़न 2 का अच्छा कर जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार बहुत अच्छे सीज़न 2 भी होते हैं बट सीज़न 2 से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती है, हम लोग अपने तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में रख लेते हैं एज एन ऑडियंस, और सीज़न 2 समहाउ एक्सपेक्टेशंस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार हम लोग बना भी नहीं पाते और कई बार बनने के बाद भी उसको उतना पसंद नहीं किया जाता है सीज़न 2 को। बट यहाँ थैंकफुली वो चीज़ हुई कि मेरे हिसाब से लिखा भी बहुत अच्छा गया और लोगों को उतना पसंद भी आया, तो एक राहत की सांस थी। एंड दैट्स हाउ सीज़न 2 के बाद तो फिर और टोन वगैरह सेट हो गई, कैरेक्टर्स और सेट हो गए, ये समझ में आ गया कि हाँ मतलब कैरेक्टर्स और खोल सकते हैं, दुनिया भर के कैरेक्टर्स और ला सकते हैं, नए कैरेक्टर्स ला सकते हैं, वो पसंद आ रहे हैं लोगों को। तो वो काफ़ी कुछ समझ में आया इंद को, पहले से बहुत डिसाइडेड नहीं था। आई थिंक एपिसोड 1 ने जो टोन सेट करी उसने पूरे आगे के सीजन्स की टोन सेट करी। गांव की पॉलिटिक्स सटल हो रही है और चेंजेस आ रहे हैं, आप ऑपोजिशन में चले गए हो जो थे, क्या होगा। और दूसरा, जो गांव के लोग हैं या कस्बाई लोग हैं जो अपनी स्थानीय चीज़ों को समझते हैं, वो देखते हैं यार ये डायरेक्टर मुंबई में बैठा है लेकिन इसने कैसे पकड़ा इतनी बारीक बारीक चीज़ों को। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रघुवीर जी ने बड़ी एक मुहर सी लगाई ऑथेंटिसिटी की, और जैसे आई ससुर वो बोलते हैं जो उनका बोलने का तरीका, जब आप वो एक बार वो बोल दोगे तो आपको पूरा एपिसोड है वो एकदम मुहर लगी हुई है, ऑथेंटिक एकदम। तो क्या आप लोगों ने पाया इसको कि यार ये कमाल चीज़ हो गई, और सीखने को भी क्या मिला उनसे? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। जब भी रघु सर के साथ सीन्स करने को मिलते हैं बहुत मज़ा आता है, और आई थिंक उससे ज़्यादा ऑथेंटिक फॉर दिस कैरेक्टर कोई हो ही नहीं सकता। मतलब ये ऐसा लगता है, जब हम बना रहे थे तो हमारे पास हम लोग बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे कि कोई हाँ कर दे इस सीरीज़ को करने के लिए। एंड थैंकफुली आई थिंक जो बेस्ट फिट हैं और जो डिज़र्विंग है वो इस स्क्रिप्ट को लेके आया, और वी आर ऑल ग्रेटफुल। जितने भी हम सेट पे लोग हैं, डायरेक्टर से लेके सारे एक्टर्स तक, हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि रघु सर ने इस सीरीज़ के लिए हाँ बोला और वो करने के लिए आए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड जो उनका टोन है वो तो कोई लेके भी नहीं आ सकता, वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो कहीं से भी बनावटी नहीं है, और वो बाकी सबको भी इंस्पायर करती है कि तुम्हें भी उतना ऑथेंटिक रहना पड़ेगा। मतलब अगर वो सीन में है या उन्होंने एक गांव की टोन सेट कर दी है, तो तुम्हें अगर कहीं भी गांव का एक रूप दिखाना है तो तुमको उतना ऑथेंटिसिटी लेवल पे जाना पड़ेगा या उतना मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम सबको एज पे रखते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, उनका जो लहजा है बात करने का इन द कैरेक्टर, वो हमें मजबूर करता है कि हम भी बहुत सारी चीज़ों को सोच के आएँ या करें और मेहनत करके आएँ। तो इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस। सो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है रघु सर के साथ। तो एंड आइस ससुर तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था, उन्होंने ऐड किया और फिर राइटर्स ने ऐड करना चालू किया सीन्स में कि यार यहाँ पे मज़ा आएगा, आइस ससुर आएगा। तो हाँ, मज़ा, इम्प्रोवाइजेशन बहुत रहा होगा सीरीज़ में। हाँ, रघु सर तो बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं शुरू से ही। काफ़ी मज़ेदार चीज़ें वो लेके आते हैं स्क्रिप्ट में। इसमें जैसे जो इस लेटेस्ट सीजन में उनका जो लास्ट में फट पड़ने का जो तरीका है, जिसमें सब ऐसा लगता है ये कैरेक्टर इसके अंदर से कैसे आए इस आदमी के, तो अलग ही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रहता था। इसी तरह से पंकज झा का जो डांस है, मतलब वो देख के लोग गदगद हो गए, जो मेरे पास बैठ के देख रहे थे, वो कहते हैं उसके ठुमके या वो इम्प्रोवाइज उनका जो डांस है उस देख के एकदम, क्योंकि गांव में ऐसा होता भी है, वो चिढ़ाते हुए डांस करते हुए निकल रहे हैं, उनका जी जल रहा है हारने के बाद। तो क्या वो डांस को लेके कोई
आपको मजा आ रहा था देखते हुए? हाँ। मतलब मेरा एक सीन है कि जैसे हम लोग हंस रहे हैं सीरीज को देखते हुए, आप शूट करते हुए कितना हंस रहे हो? कई बार शूट भी करना मुश्किल हो जाता है, रोकना पड़ जाता है क्या? हाँ हाँ, ऐसे सीन्स रहे हैं कोई? मतलब मेनली रघु सर के साथ जब चीज़ें करते हैं ना, तो उनको, और वहाँ पे अगर कोई फनी चीज़ हो गई या फनी तरीके से किसी ने भी कुछ बोल दिया, तो आई थिंक रघु सर ब्लेस्ड हैं उनके लाफ्टर्स के लिए, और उनके जो लाफ्टर ट्रिप होती हैं वो बहुत हंसते हैं, और हाँ, फिर वो हंसी रुकती नहीं है, और फिर उनसे वो लाफ्टर बहुत कंटेजियस होता है, वो मेरे पास पहुंच जाता है, फिर मेरी भी हंसी नहीं रुकती है। आई थिंक एक सीन में तो रखना ही पड़ा, कोई और टेक भी नहीं था जिसमें मुझे पता नहीं था कि कैमरा मेरे ऊपर भी आने वाला है और मैं हंस रहा था और वो उसके अलावा कोई टेक ही नहीं है, तो वो रखना पड़ा। और उस टाइम पे किसी की भी नज़र नहीं गई, और मतलब मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे तक कैमरा आएगा। मुझे लगा कि शायद नीना जी तक का ही शॉट है वो, और वो मेरे तक आता है और मैं दिख रहा हूँ उस शॉट में हंसते हुए। तो बहुत बार, मतलब एक बार तो कुछ तो आई थिंक सीजन 2 में कुछ तो था, हगने का एक कुछ तो था मोमेंट, और रघु सर उसमें मुझे बोलते हैं कि अरे तो तुम्हारे ऑफिस में आके हग लेंगे और कहाँ हगेंगे। तो इस पे हम लोग हंसे, और उसका एक ही जो पहला टेक उन्होंने दिया वो सही आया। उसके बाद तो मतलब हगने पे हम लोग, उनकी हंसी इतनी छूट जा रही थी कि हमें रोकना पड़ा, शूट रोकना पड़ा, और आई थिंक वो जो एक पहला टेक उन्होंने दे दिया था वो ही रखा, उसके अलावा हमें टेक्स मिले ही नहीं। तो होता है कई बार कि शूट रोकना पड़ता है, इतनी हंसी आ जाती है किसी चीज़ पे। जैसे गजब बेइज्जती बड़ा वायरल हुआ था, वो यूनिक सीन है कि आपकी नई कुर्सी और उस कुर्सी को कोई इस पे बैठने जा रहा है या उसको देनी पड़ रही है इस पे, मतलब ये ह्यूमन नेचर है, हमारे भी होता है कि आपका नया सामान कोई मेहमान आके यूज़ करने लगे, तो कमाल की चीज़ थी। तो जब सीन वायरल हो रहे थे तो आपको लग रहा था कि यार हमने नहीं सोचा था ये इतना वायरल होगा, क्योंकि वो पॉप कल्चर का हिस्सा है आने वाले 50 साल के लिए। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा हमको लग रहे थे कि हाँ कुछ अलग जोक पड़, मतलब जो भी बहुत सारे हम लोग बहुत एक्साइट हो रहे थे बहुत सारे जोक्स के लिए, तो वो सब पढ़े, बट गजब बेइज्जती तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये इस तरह से वायरल होगा और इस तरह के मीम्स बनेंगे। एंड फिर हमेशा जब भी नए सीजन की स्क्रिप्ट आती है हम लोग सब सुनते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि अरे ये बहुत फनी जोक है, शायद इसके बहुत मीम्स बनेंगे, बट ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मीम्स हमेशा उन चीज़ों के बनते हैं जो हमें नहीं पता होता है या जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं। तो हमेशा यही रहा है पंचायत के साथ, तो जो हम सोचते हैं कि अरे ये बहुत फनी है, ये तो मीम निकल के आएगा, वैसा हुआ तो नहीं है, बट अनोखी चीज़ों के ही मीम बन के आते हैं। आपके दोस्त आयुष्मान खुराना की फिल्म आ रही थामा, आपकी ट्रेलर आई, फिर उनकी, आप लोग फोन करते हैं एक दूसरे को कि यार गजब लग रहा है, बहुत अच्छा किया यार तूने, ये बदल लिया अपने आप को पूरा, ये क्या करने वाला ये रोल? ऐसा 2-3 बार हुआ है हम लोगों के साथ कि मतलब हम पोस्ट शुभ मंगल की हमारी फिल्मों के ट्रेलर आसपास आए हैं। हाँ। तो हाँ ऐसे कोई बात नहीं होती हमारी कि अरे साथ में करना है, बट हाँ मतलब कि दोनों नोटिस किए जा रहे हैं। मैंने नोटिस किया, लोग कहते हैं अच्छा ये तो भागवत नाम की एक फिल्म ये आ रही है ना आपकी, और उनकी थामा को लेके भी क्रेज है। तो आपने देखा ट्रेलर, कैसा लगा आपको? ट्रेलर तो बहुत बढ़िया, फनी है एकदम। हाँ बहुत फनी है और बहुत फ्रेश ट्रेलर है। वैम्पायर्स पे कभी कुछ आया नहीं, तो रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड वो फिल्म देखने के लिए। तो लास्टली ये बताएं कि कैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का ड्रीम है आपका? मतलब हाँ, मतलब एक तो वो नए यंग डायरेक्टर्स जो नई कुछ चीज़ें लेके आने वाले हैं, जो नए फ्रेश चीज़ें, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, तो जो उस भले ही मुझे समझ में नहीं आए उस मोमेंट पे कि यार ये क्या है, तो मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहूँगा जो कुछ अतरंगी नई फ्रेश चीज़ें लेके आएँ और जो मेरी समझ से भी बाहर हों, और तो वो एक्सपेरिमेंट मैं हमेशा करते रहना चाहूँगा। एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों की फिल्में हम देख के बड़े हुए हैं, या जिन लोगों की फिल्में हमें बहुत पसंद है, जिनमें श्री राम राघवन सर इज़ वन ऑफ देम, जोया अख्तर मैम इज़ वन ऑफ देम, अनुराग कश्यप सर इज़ वन ऑफ देम, एंड टिग्मांशु धूलिया इज़ वन ऑफ देम, विशाल भारद्वाज सर इज़ वन ऑफ देम। तो उनकी फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, उनकी फिल्मों ने बहुत इंस्पायर किया है। जब हम यंगर डेज में हम लोग थोड़ा रुझान आ रहा था कि हम स्टेज करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो वो जो फेज़ था उसमें हम इन लोगों की फिल्में बहुत पसंद आती थी, तो ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ काम करने का बड़ा मन है। अनुराग ने आपकी तारीफ भी की थी एक इवेंट के अंदर, आपका नाम लेके आपकी तारीफ की थी। और इसके अलावा ये है कि और प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं? भागवत तो आ ही रही है 17 को जी पे, जी5 पे। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे काम चल रहा है, बट अभी बहुत इनिशियल लेवल पे चीज़ें हैं, ऑफिशियल कुछ बातें मैं कर नहीं पाऊँगा, बट है इंटरेस्टिंग कहानी है, फिल्म्स हैं, सीरीज़ हैं, दोनों हैं, एंड होपफुली जल्दी आएंगे वो। जी। इसका पार्ट 2 आएगा फिल्म का क्या?
हाँ मतलब है दिमाग में तो है उनके, बट ये एक इंडिविजुअल स्टोरी है। चैप्टर 1 इज इंडिविजुअल स्टोरी, स्टार्ट होके खत्म होगी, फिर एक दूसरी इंडिविजुअल स्टोरी पे वो लोग जा सकते हैं। कॉप का ट्रैक आई थिंक फॉलो अप कर सकता है, बट ये कहानी यहीं पे खत्म हो रही है। मतलब ये दो से आगे भी जा सकती है, अभी कुछ फिक्स नहीं है। हाँ है, स्कोप 100% है, बट वो फ्रेश स्टोरी हो सकती है। ये स्टोरी है, ये स्टार्ट होके खत्म हो रही है, इसका चैप्टर 1 राक्षस है जो आ रहा है, एंड उसका चैप्टर 2 किसी और नाम से या किसी दूसरी कहानी पे बेस्ड हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आपको शाहरुख खान बोले कि यार मेरे साथ रोल करोगे क्या, एक प्रोजेक्ट है, तो आप करेंगे? भाग के बिल्कुल बिल्कुल। तो फिंगर्स क्रॉस्ड आपको एक दिन हम शाहरुख के साथ भी देखें, और पंचायत के कम से कम 100 सीज़न हम देखें, भागवत आपके करियर में एक ट्विस्ट लेके आए, आपके ग्रेज या जो भी उद्घाटित होने वाली चीज़ें हैं वो हमको नज़र आएँ। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह। थैंक यू भैया जी, थैंक यू।